नमस्कार, मैं राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश, बिल लाते ही संसद में हंगामा। ब्याज दरों में लगातार 9वीं बार बदलाव नहीं, महंगे नहीं होंगे लोन। स्मार्ट सिटी वडोदरा में अभी भी आता है दूषित पानी, लोगों में नाराजगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया। उनके बिल पेश करते ही संसद में हंगामा होने लगा। इस बिल का कांग्रेस, सपा, एनसीपी, एमएम, टीएमसी, आईयूएमआई, डीएमके, आरएसपी ने विरोध किया। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. Shri Venugopal. Sir. मैं सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने नोटिस दिया है उनको सबको एक दो मिनट बोलने की इजाजत दे रहा हूं। हल्ला क्यों कर रहे हैं भाई? कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल राव ने इस पर कहा कि सरकार कम्युनिटीज के बीच में विवाद पैदा करना चाहती है। एमएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस बिल को लाकर केंद्र सरकार देश को जोड़ने का नहीं बल्कि बांटने का काम कर रही है। ये विधेयक इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। किरेन रिजिजू ने इस पर कहा कि वक्फ एक्ट में पहले भी संशोधन हुए हैं। हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बदलाव कर रहे हैं। इस कमेटी को कांग्रेस ने ही बनाया था। दरअसल वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना नहीं बता सकेगा। अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है। जमीन पर दावे से पहले उनका वेरिफिकेशन करना होगा। इससे बोर्ड की मनमानी पर रोक लगेगी। Thank you, sir. Sir, I have given a notice under Rule 72 to oppose the Waqf Amendment Bill. Sir, I oppose the introduction of the bill under Rule 72(2). On the grounds that this House does not have the competence to make these amendments, this bill patently violates the principles provided in Article 14, 15 and 25. Sir, it is both discriminatory, arbitrary. It is a grave attack on the basic structure of the Constitution as it violates the principle of judicial independence, separation of powers. भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 9वीं बार ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा है, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बदलेगी। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाकर 6.5% की थी। 6 अगस्त से चल रही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में लिए गए फैसले की जानकारी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज यानी गुरुवार को दी। ये मीटिंग हर 2 महीने में होती है। आरबीआई ने इससे पहले जून में हुई बैठक में ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी। आरबीआई की एमपीसी में 6 सदस्य हैं। इसमें बाहरी और आरबीआई अधिकारी दोनों हैं। गवर्नर दास के साथ आरबीआई के अधिकारी राजीव रंजन कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं और माइकल देवव्रत पात्रा डिप्टी गवर्नर हैं। शशांक भेड़े, आशिमा गोयल और जयंत आर वर्मा बाहरी सदस्य हैं। गुजरात के वडोदरा के कई इलाकों में दूषित पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। वडोदरा के वार्ड नंबर 1 की परिमल सोसाइटी, गोवर्धन विभाग 2, अमरधाम, मेघ धनुष, श्री दर्शन, दक्षा पार्क, सत्यानारायण टाउनशिप जैसे कई इलाकों में दूषित पानी की आपूर्ति होती है। समस्या के निवारण के लिए स्थानीय कांग्रेस नगर सेवक पुष्पा वाघेला जलापूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और यहां जेसीबी द्वारा सड़क पर बनी ड्रेनेज लाइन खोली गई। ड्रेनेज लाइन के साथ पीने के पानी की लाइन जुड़ रही होने की वजह से यहां दूषित पानी आ रहा था, जो देखकर स्थानीय निवासियों और काउंसलर में रोष का माहौल देखा गया। वडोदरा महानगर पालिका की लापरवाही के चलते इलाके के लोगों को गटर का पानी पीना पड़ रहा है, जिस पर कांग्रेस नगर सेवक पुष्पा वाघेला ने आपत्ति जताई है। अधिकारीઓને બાનમાં લીધા છે એટલે જેસીબી મંગાવ્યું છે, જ્યાં અમને શંકા છે કે આ ડિંગડોંગ ચોકડીની બાજુમાં અંજલી ફ્લેટની બહાર લાઈન નીચે ખોદવાથી વરસાદી ગટરમાંથી ડ્રેનેજની પાણીની નળીકામાં પાણી જતું હોય એવું અમને લાગી રહ્યું છે। એટલે ત્યાં આગળ એક ખોદાવાની વાત કરી રહ્યા છે, જેસીબી મંગાવ્યું છે, જોઈએ છે નિરાકરણ નહીં આવે તો એ પણ અહીંયા જશે ટાંકી ઉપર। હું પણ ટાંકી ઉપર જ રહીશ અને લોકો પણ ટાંકી ઉપર જ બેસશે।
જ્યાં સુધી પાણી ચોખ્ખું નહીં આવે ત્યાં સુધી, કારણ કે લોકો થાક્યા છે હવે. વરસાદ પડે એટલે કોકા કોલા જેવું પાણી આવે, વરસાદ ના હોય તો પીળા કલરનું પાણી. તો આ કેમ? હમણાં પાણીની ટાંકી પરથી એક પાણી મંગાયું, આ ટાંકીનું પાણી મંગાયું, એ તો એવું નથી પાણી, એ તો ચોખ્ખું પાણી છે. તો વિસ્તારમાં કેમ ગંદુ પાણી આવે? ટાંકીનો ફોલ્ટ નથી, વિસ્તારમાં लाइनों फोल्ड છે. भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया। उन्होंने आज गुरुवार सुबह 5:17 बजे एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना आपका सपना, मेरी हिम्मत, सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब, अलविदा कुश्ती 2001 से 2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी और माफी। वैसे हरियाणा के सीएम नायाब सैनी ने घोषणा की है कि राज्य सरकार विनेश को ओलंपिक सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी की तरह ही सम्मान इनाम देगी। विनेश ने संन्यास के ऐलान से पहले बुधवार रात अपने डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ अपील दायर की है। उन्होंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स से मांग की है कि उन्हें संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिया जाए। विनेश ने पहले फाइनल खेलने की मांग भी की थी, फिर उन्होंने अपील बदली और अब संयुक्त रूप से सिल्वर दिए जाने की मांग की। दरअसल 7 अगस्त को विनेश का वजन उनकी तय कैटेगरी 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज्यादा निकला। इसके बाद ओलंपिक एसोसिएशन ने उन्हें फ्री स्टाइल महिला कुश्ती के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। ओलंपिक से बाहर होने के बाद विनेश की तबीयत बिगड़ गई, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोच वीरेंद्र दहिया उनसे मिलने पहुंचे तो विनेश ने उनसे कहा कि किस्मत खराब थी कि हम मेडल से चूक गए, लेकिन ये खेल का हिस्सा है। गुजरात के भावनगर में कफ सिरप के नाम पर नशीले पदार्थ की बिक्री पर पुलिस ने कार्यवाही की है। इस मामले सागर उर्फ गोटिया मकवाना की गिरफ्तारी हुई है। वहीं इस मामले 43 बोतलें भी जब्त की गई हैं। कोरिन फोस्फेट नाम की 43 बोतलें भी जब्त की गई हैं। बता दें कि ये बोतलें कई मेडिकल स्टोर और अन्य दुकानों में सप्लाई की जाती थी। ऐसे में कई लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ हो रहा था, कई लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। इसी के चलते पुलिस ने कार्यवाही की और इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। આજથી શરૂ છે ને હા અરે 2 માણસો પણ એમાં 18 કે 22 માણસો રાખ્યા છે હા તે વાંધો નહીં જી આવું છું તો ભરતી હતી વાત થઈ ગઈ આદમી પાસે વાત કરી લીધી ઇનકમિંગ કોલ ફ્રોમ ટ્રાફિક કોને હેલો હા મેં જે શેડમાં મને કીધું નહીં અરે વાત આ એનો ઉઠો તો હા કયું ના 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 VNMTV पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out.
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। आम आदमी पार्टी कार्यालय पर वन संरक्षक उम्मीदवारों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। 4 दिनों से सरकार वादे पर वादे देकर छात्रों को परेशान कर रही है, जिस पर आपके प्रदेश युवा अध्यक्ष बृजराज सिंह सोलंकी की अगुवाई में आपत्ति जताई गई। इस मौके पर विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर कार्यवाही की गई। આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશ યુથ વિંગ દ્વારા અમદાવાદમાં જે ફોરેસ્ટના વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષામાં ગેરરીતિ થઈ છે તેના અનુસંધાને અમદાવાદ ખાતે અમારા પ્રદેશ અધ્યક્ષ ભાઈ શ્રી ઈસુદાનભાઈ ગઢવીજીના નેતૃત્વ નીચે આજે અમે એક આંદોલન કરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ। છેલ્લા 4 દિવસથી ગાંધીનગરની અંદર ફોરેસ્ટના વિદ્યાર્થીઓ આંદોલન કરી રહ્યા છે અને એમની માંગ છે કે CBRT રદ કરો અને તમામ વિદ્યાર્થીઓના માર્ક્સ PDF માં જાહેર કરો। એ માંગ સાથે આજે અમે અમદાવાદ ખાતે આંદોલન કરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ અને જ્યાં સુધી આનો નિર્ણય નહીં આવે, આનું પરિણામ નહીં આવે, ત્યાં સુધી આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશ યુથ વિંગ સમગ્ર ગુજરાતમાંથી આજે યુવાનો એકઠા થઈને યુવાનોના હક, અધિકાર અને ન્યાય માટે અમે લડત કરવા માટે આજે રસ્તા ઉપર ઉતરવાના છીએ। गुजरात की वडोदरा की 3 स्कूलों में 41 इंडिया के फ्रीडम थ्रू डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम के तहत प्रोजेक्टर और हार्डवेयर डिवाइस का वितरण किया गया। 41 इंडिया भारत की समाज सेवा संस्था है, जिसमें इस साल 41 इंडिया के फ्रीडम थ्रू डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम के तहत देश भर में कुछ स्कूलों को सिलेक्ट किया गया, जिसमें एजुकेशन में इस्तेमाल हो सके ऐसे डिजिटल सॉफ्टवेयर का वितरण किया गया। इस प्रोग्राम के अंतर्गत वडोदरा के 3 स्कूलों को सिलेक्ट किया गया। सोफिया इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल, मां शारदा इंग्लिश मीडियम स्कूल और मॉडर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां छात्रों के लिए प्रोजेक्टर तथा टीवी स्टैंड, स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस, वोल्टेज स्टेबलाइजर इत्यादि लगाए गए। इस कार्यक्रम में 41 क्लब के मेंबर्स तथा स्कूल के टीचर्स, स्टूडेंट इत्यादि मौजूद रहे। और आज हम इंडिया में 104th डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम इनॉग्रेट कर रहे हैं और हमारा टारगेट है कि हम इस महीने के एंड तक 300 स्कूल में ये फैसिलिटी स्टार्ट करें, जिसमें लगभग 1.5 लाख बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। फ्रीडम थ्रू डिजिटल एजुकेशन और डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम में हम क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक पूरी जो इनकी स्टेट बोर्ड या करिकुलम है उसको पूरी एक इजी टू अंडरस्टैंड वीडियो के बेसिस पे हम सिखाते हैं। ये करीबन 8 लैंग्वेजेस में है। हम इसे पूरी इंडिया में हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इंटीरियर्स में या जहाँ पे बच्चों के पास पढ़ने के इतने अच्छे फैसिलिटीज़ ना हों, उनके पास भी इस वीडियो बेस्ड करिकुलम के वजह से वो सारी अच्छी तरीके से वो समझ सके, जैसे मेट्रो सिटीज़ में और बच्चों के पास फैसिलिटीज़ हो। हम इससे उनकी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बने एजुकेशन के थ्रू, और एजुकेशन से जो है वो अच्छे आगे चल के हमारे इकॉनमी के लिए वो फ्रूटफुल बन सके, प्रोडक्टिव बन सके, और हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप की $5 ट्रिलियन की जो इकॉनमी की जो विज़न है उसको रियलिटी में बनाने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो ये जो है हम पूरे इंडिया में हम फ्रीडम थ्रू डिजिटल एजुकेशन के इनिशिएटिव से हम ये फैसिलिटी हर स्कूल में ले जाना चाहते हैं। एक इकोनॉमिक डिवाइड और एक जोग्राफिक डिवाइड को ये हम गैप को हटाना चाहते हैं, और हम समझते हैं कि इसके वजह से उनकी जो होप है उसको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें और उनको एक सक्षम नागरिक बनाएं, जिसके वजह से वो हमारे इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सके और अपने लाइफ और लाइवलीहुड को और स्ट्रेंथन कर सके। आज हमारी स्कूल में, सोफिया इंग्लिश मीडियम स्कूल में 41 ईयर भारत संस्था जो है उनके द्वारा एक जो फ्रीडम टू डिजिटल एजुकेशन का प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम के अंतर्गत हमें सॉफ्टवेयर लोडेड प्रोजेक्टर दिया गया है, जिसमें जितने भी स्टैंडर्ड्स के सिलेबस है, बुक्स है, वो डिजिटली दिखाए जाएंगे, देख सकते हैं, ऑडियो विजुअल सब कुछ। इससे ये फ़ायदा होगा हमारे बच्चों को कि
टेक्नोलॉजी का जो एज है, तो उनके लिए ये जो डिजिटल लर्निंग है वो इजी हो जाएगा। 12 अगस्त को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। इस तिरंगा यात्रा के आयोजन के लिए वडोदरा महानगर पालिका द्वारा पुलिस के साथ मिलकर तैयारियां की जा रही हैं। तिरंगा यात्रा में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित रहने वाले हैं और गृह मंत्री के भी शामिल होने की संभावना है, जिसके चलते नवलखी मैदान से शुरू होने वाली तिरंगा यात्रा के रूट का म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा और पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कोमर ने निरीक्षण किया। यात्रा कहां से शुरू करनी है, कहां गेट रखने हैं, कहां पार्किंग करवानी है, ये सारे प्लान आज अधिकारियों द्वारा किए गए, जिसमें स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर हसमुख प्रजापति समेत के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। शिवजी के प्रिय श्रावण महीने में गिर सोमनाथ के दर्शन कीजिए। श्रावण महीने के तीसरे दिन शुक्ल तीज की तिथि पर गिर सोमनाथ महादेव के विशेष भस्म श्रृंगार के दर्शन किए गए। सोमनाथ महादेव का श्रृंगार दर्शन एक प्राचीन पूजा विधि है, जिसमें महादेव के ज्योतिर्लिंग को यज्ञ भस्म से श्रृंगार किया जाता है। शास्त्रों में भस्म को वैराग्य और निर्मोह का प्रतीक कहा गया है। माना जाता है कि ये भस्म से लेप किए गए शिवलिंग के दर्शन से मनुष्य हर प्रकार के मोह माया से मुक्त होता है और शिवमय हो जाता है। गुजरात के वडोदरा में राजस्थानी महिलाओं द्वारा हरियाली तीज का उत्सव उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर श्री खंडेलवाल वैश्य नवयुवक संघ बरोड़ा महिला विंग द्वारा विभिन्न आयोजन कर खुशियां मनाई गई, जिसमें 200 से 250 महिलाएं शामिल हुईं। इस मौके पर नाटक, खेल, डांस, गीत इत्यादि का आयोजन कर सभी का मनोरंजन किया गया। तीज का ये व्रत माता पार्वती ने शिवजी को अपने पति के रूप में पाने की तपस्या के लिए किया था। हरियाली तीज के दिन माता पार्वती को भगवान शिव ने पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसी उपलक्ष्य में तीज का ये त्योहार मनाया जाता है। इस मौके पर राजस्थानी समाज की महिलाओं द्वारा 16 श्रृंगार कर आनंद से उत्सव मनाया गया, जिसमें आरती खंडेलवाल, रुचि खंडेलवाल समेत के कमेटी सदस्यों की अहम भूमिका रही। ये हरियाली तीज का त्योहार सावन पक्ष की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन पार्वती जी ने 14 साल घोर तपस्या की थी, तो शिव जी ने उस दिन पार्वती जी को अपनी धर्म पत्नी के रूप में अपनाया था, इसलिए हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है। सब सुहागनें औरतें शिव जी की पूजा करती हैं, मेहंदी लगाती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं। लहरिये का हमारे यहाँ बहुत महत्व होता है, घेवर खाती हैं और अच्छे अच्छे डांस, सब बहुत अच्छे नृत्य से इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है। VNM पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है।
कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. वडोदरा की टीम रेवोल्यूशन द्वारा 2019 से 2024 यानी 6 सालों से 5,870 अस्थियों का हरिद्वार में निःशुल्क विसर्जन किया गया है। हर महीने वडोदरा से अस्थियां हरिद्वार ले जाकर पूजा विधि और मंत्रोच्चार के साथ निःशुल्क अस्थि विसर्जन किया जाता है। टीम रेवोल्यूशन द्वारा सतत कोरोना समयगाळाથી આજ દિન સુધી દર વર્ષે દર મહિને ટીમ રેવોલ્યુશન વડોદરા શહેરના જે કોઈ સ્વજનો મૃત્યુ પામે છે, મોક્ષ પામે છે, તેમની અસ્થિનું નિઃશુલ્ક રીતે અમે એક વ્યવસ્થા અમારા સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવે છે, અમારા સંસ્થાના સભ્યો દ્વારા કરવામાં આવે છે। આજે પણ 40 થી વધારે અસ્થિઓનું હરિદ્વારમાં માં ગંગાના સાનિધ્યમાં વિસર્જન અમારી ટીમ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે, વિધિ વિધાનથી, પૂજા વિધિ સાથે, પાઠ સાથે, અને જે રીતના વિધિ વિધાનમાં નિયમ લખેલા છે નિયમને માન રાખીને અમારી સંસ્થા દ્વારા प्रतिवर्ष આ જ રીતે અસ્થિનું વિસર્જન કરવામાં આવે છે। આજે हमारी टीमना भावेशभाई द्वारा हरिद्वार में जईने अस्थि विसर्जन कराव्યું છે। अगर आपके घर में भी किसी का निधन हो जाए और आप असमर्थ हैं उनकी अस्थियां हरिद्वार में विसर्जित करने के लिए, तो आप भी इस नंबर पर उनसे संपर्क कर सकते हैं। वडोदरा महानगर पालिका के मुख्य कार्यालय में आज विभिन्न जातियों में वर्ग 2 एवं 3 की सीधी भर्ती, आंतरिक भर्ती एवं पदोन्नति हेतु 130 पदों के अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वडोदरा मेयर पिंकी सोनी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, नेता मनोज पटेल, दंडक शैलेश पाटिल की उपस्थिति में नियुक्त पत्र दिए गए। આજરોજ વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા વર્ગ 2 અને વર્ગ 3ના સંવર્ગની વિવિધ જગ્યાઓની સીધી ભરતી, આંતરિક ભરતી સાથે લગભગ 130 જેટલા ઉમેદવારોને આજે નિમણૂક પત્ર એનાયત કરવાના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ઇલેક્શન ઓફિસર છે જે આંતરિક પસંદગી દ્વારા જેમની નિમણૂક કરવામાં આવી છે તેવા એક સર સૈનિક જે છે તેમની બઢતી કરી અને 6 જેટલા ઉમેદવારોને આજે નિમણૂક પત્ર આપવામાં આવ્યા છે। સાથે સાથે વોર્ડ ઓફિસર છે, રેવન્યુ ઓફિસર છે, સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામ છે, સબ સેનેટરી ઇન્સ્પેક્ટર છે, મલ્ટીપર્પઝ વર્કર અને મલ્ટીપર્પઝ હેલ્થ વર્કર, આમ કુલ મળીને લગભગ 130 જેટલી જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારોને આજે નિમણૂક પત્ર આપવામાં આવ્યા। अहमदाबाद के साणंद में दुनिया का पहला शेर के आकार का मां दुर्गा का मंदिर बनने जा रहा है। इस साल नवरात्र में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये भव्य मंदिर 25 करोड़ की अनुमानित लागत से तैयार होगा। मंदिर की खासियत की बात करें तो इसमें प्रवेश से पहले 221 फीट लंबे भव्य त्रिशूल के नीचे से गुजरना पड़ेगा। इसके साथ ही ऐसी योजना बनाई गई है जिससे यहाँ एक साथ 300 लोग बैठकर मंदिर के दर्शन कर सके। गर्भगृह 2 मंजिलों में तैयार किया जाएगा। पहली मंजिल में 51 शक्तिपीठों के साथ ज्योति भी स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही मंदिर में दर्शन करने के लिए आने वाले भक्तों को 24 घंटे मुफ्त भोजन वितरित किया जाएगा। 221 फीट के त्रिशूल के नीचे सत्संग हॉल,
यज्ञशाला, लिविंग रूम, कैंटीन सहित कई सुविधाएं की जाएंगी। वडोदरा के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और भारतीय टीम के कोच रहे अंशुमन गायकवाड़ की प्रार्थना सभा का आज वडोदरा में आयोजन हुआ, जिसमें कपिल देव, सुनील गावस्कर, किरण मोरे समेत के क्रिकेटर भी शामिल हुए। गुजरात के वडोदरा शहर के क्रिकेट के इतिहास को, क्रिकेट की लेगेसी को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर ले जाने वाले अंशुमन गायकवाड़ को वडोदरा ने हाल ही में गंवा दिया है। ब्लड कैंसर की बीमारी से वे जूझ रहे थे और 71 साल की उम्र में उनका दुखद निधन हुआ है। आज उनकी प्रार्थना सभा का आयोजन वडोदरा के कबीर फार्म में किया गया, जहां उनके श्रद्धांजलि देने के लिए उनके सहयोगी तो आए, परिवार वाले भी आए और साथ ही साथ पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कपिल देव, सुनील गावस्कर, किरण मोरे जैसे खिलाड़ी भी यहाँ देखे गए। साथ ही बीसीसीआई के जॉइंट सेक्रेटरी जय शाह भी यहाँ पहुंचे और उन्होंने नम आंखों के साथ, भारी दिल के साथ अंशुमन गायकवाड़ को श्रद्धांजलि दी। बहुत ज़्यादा घनिष्ठ है, वो मेरे बड़े ब्रदर की तरफ है और बहुत ही मुझे अफसोस है कि आज वो हमारे साथ नहीं है। हमें मेंटरिंग करने के लिए बड़ा भाई साया जिसको रहता है वो सक्सेस गया है एंड आई गॉट वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ हिम एंड आई मिस हिम, विल बी ऑलवेज देयर इन माय हार्ट। ये पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लिए, स्पेशली इंडियन क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है जिसकी पूर्ति बहुत आसानी से नहीं हो सकती। हम मैं और अंशु भाई पिछले 10 साल से टीवी इकट्ठे कर रहे थे। पहले हम लोग इंडिया टीवी पे थे और अभी हम इंडिया न्यूज़ चैनल पे पिछले 10 साल से इकट्ठे थे। तो बहुत ही शानदार इंसान थे, बहुत ही दिल के बड़े इंसान थे और क्रिकेट के लिए पूरी तरह समर्पित थे और एक बहुत बड़ा नुकसान है क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी। આજ રોજ વડોદરા ખાતે શ્રીમાન આયુષ્માન ગાયકવાડજીના પ્રાર્થના સભામાં સંમલિત થવા અને સમગ્ર ગુજરાત પોલીસ પરિવાર વતી શોક વ્યક્ત કરવા અને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે આજે હું વડોદરા આવ્યો છું। આપણે જાણીએ છીએ કે અંશુમન ગાયકવાડજી ફક્ત ગુજરાત માટે નહીં, ફક્ત દેશ માટે નહીં, પણ આંતરરાષ્ટ્રીય રમત ગમત જગતમાં પણ એમનું એક અનોખું સ્થાન હતું અને લોકો આજે પણ એમને યાદ કરે છે, એમની કારકિર્દીને યાદ કરે છે। એમણે રમત ગમતના માધ્યમથી આપણા દેશને જે એમને સેવા આપી છે, એક ક્રિકેટર તરીકે પણ અને એક કોચ તરીકે પણ, એના માટે આપણે સૌને ખૂબ સન્માન અને ખૂબ આદર છે। એ જ સન્માન અને આદર સમગ્ર ગુજરાત પોલીસ પરિવાર વતી વ્યક્ત કરવા માટે અને પરિવારજનોને મળવા માટે આજે અહીંયા આવ્યો છું। હું પોતે પણ, મને રમત ગમતમાં ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટ છે। એ નાનપણથી ક્રિકેટનું જ્યારે કમેન્ટ્રી ચાલુ થયું, જ્યારે હું 7 થી 8 વર્ષનો હતો, ત્યારથી અંશુમન ગાયકવાડજીની જે કારકિર્દી છે એને હું ફોલો કરતા આવ્યો છું અને આજે આ પ્રસંગમાં સંમલિત થવા માટે ગુજરાત પોલીસ પરિવાર વતી મને અહીંયા હાજરી આપવાની મને તક મળી અને પરિવારજનોને મળીને મેં શોક વ્યક્ત કરી છે। गुजरात के वडोदरा में शाम को अचानक हुई धुआंधार बारिश के चलते कई निचले इलाके पानी में डूबे हुए हैं।
बारिश के चलते खासकर सिटी इलाकों में जलभराव देखा गया। सयाजीगंज, कड़क बाजार समेत अलकापुरी का गरनाला भी पानी में डूब गया। जलभराव के चलते गरनाला बंद किया गया। वहीं सयाजीगंज और चेतलपुर इलाके में घुटनों और कमर तक पानी भर गया है। નવા બજારની અંદર અત્યારે એટલો મુસળધાર વરસાદ પડી રહ્યો છે કે જ્યાં પાણી ભરાઈ ગયું છે તેથી અમારા જે ગ્રાહકો અને અમારા વેપારીઓનો ધંધો બગડી ગયો છે। ગ્રાહક અમારી પાસે આવતા નથી કે આ પાણીની સમસ્યાનો કઈ ઉકેલ લાવો। વિનંતી છે નવા બજાર મેઇન રોડ। गुजरात में नर्मदा जिला के गरुड़ेश्वर ट्राइबल म्यूजियम में मारपीट के बाद एक और आदिवासी युवक की मौत हो गई है। जयेश तड़वी और संजय तड़वी नामक युवकों की मौत के बाद आदिवासी समाज में रोष देखा जा रहा है। मामले की सूध लेने विधायक दर्शना देशमुख भी राजपीपला सिविल अस्पताल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची और आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की। परिवार तरीके तो मारे એટલું કેવું છે ખરેખર અમે ત્યાં જે આ ઘટના બની છે ત્યાં અમારે અડધા કિલોમીટર જેટલું મારું ગામ છે। આવને જવાની રસ્તામાં છે। કાલે ઉઠીને છોકરા જોડે ગયેલું, કાલે ઉઠી બીજા છોકરી જોડે પણ બને। અમે ખરેખર અમારું તો એવું કેવું છે કે જે અહીંયા બહારના વ્યક્તિઓ છે અહીંયા એ રહેવું જ ન જોઈએ અને ખરેખર આવા લોકોને અહીંયા રાખવું જ ન જોઈએ કે આ બહુ ખોટું થઈ રહ્યું છે। આજે અમારી જોડે થયું છે, કાલે ઉઠી બીજા જોડે અને આદિવાસી સમાજને ખોટી રીતે રંજાડ કરીને બદનામ કરીને ખોટા ખોટા આરોપો લગાવીને જે રીતના એમના પર દમન ગુજારવામાં આવ્યું છે એ લોકોને અમારો સમાજ અને અમે ક્યારેય માફ નથી કરવાના અને એમને સખતમાં સખત સજા થાય એ માટેની ગુજરાત સરકારમાં માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રીને પણ રજૂઆત કરી છે અને આવા દમન કરનારા વ્યક્તિઓને અમારા નર્મદા જિલ્લામાં સ્થાન ન રહેવું જોઈએ। જે લોકો આદિવાસી સમાજ પ્રત્યે આટલું ક્રૂરતા ભર્યું કૃત્ય કરે છે એવા લોકો પણ જીવન જીવવાને લાયક નથી। નર્મદા જિલ્લાના ગરુડેશ્વર તાલુકામાં જ્યાં હાલ ટ્રાઇબલ મ્યુઝિયમ બની રહ્યું છે ત્યાં પરમ દિવસે રાત્રિના સમયે બે આદિવાસી યુવાનોને માર મારવાની ઘટના પ્રકાશમાં આવી હતી। ત્યારબાદ ગંભીર રીતે ઘવાયેલા એક યુવાનનું ગત રોજ મૃત્યુ થયું હતું। આજે સવારે બીજો યુવાન જે ગંભીર રીતે ઘાયલ હતો તેનું રાજપીપળા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર દરમિયાન મોત થયું છે। આદિવાસી યુવાનોના મોત બાદ આદિવાસી સમાજમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। ખાસ કરીને ધારાસભ્ય દર્શનાબેન દેશમુખ હોસ્પિટલની મુલાકાતે આવ્યા હતા, પરિવારને સાંત્વના પાઠવી હતી અને જે ગુનાહિત લોકો છે, જે આરોપીઓ છે તેમની સામે હત્યાનો ગુનો દાખલ કરીને ગંભીર તેમની સામે સખત કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી પણ માંગ ઉચ્ચારી છે। जुनेद खत्री, वीएनएम टीवी साथे नर्मदा। बड़ोदरा में अचानक हुई धुआंधार बरसात के चलते कई इलाकों में जलभराव देखा गया। वहीं अलकापुरी के गरनाले में घुटनों तक पानी भर जाने से गरनाला बंद कर दिया गया है। बड़ोदरा में शाम से ही धुआंधार बरसात बरस रही है और चंद घंटों में इस बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव देखा गया। गुजरात के पाटन में हाल ही में बनी कृष्णा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल विवाद में घिरी है। बीयू परमिशन के बिना चल रही इस हॉस्पिटल के खिलाफ भाजपा नगर सेवक मनोज पटेल ने आवाज उठाई है। उन्होंने नगर पालिका के चीफ ऑफिसर नितिन बोडात को आवेदन देते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। कृष्णा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री केसी पटेल की है, ये बात सामने आई। बीयू परमिशन के बिना संचालित इस अस्पताल में कोई अनहोनी होने पर इसका जिम्मेदार कौन होगा, ऐसे कई सवाल मनोज पटेल ने उठाते हुए हॉस्पिटल को तुरंत बंद करने की मांग उठाई है। कृष्णा हॉस्पिटल बिल्डिंग આપણું જે ગેટ છે પાટણનો, એ ગેટ નજીક એસપી ઓફિસ નજીક જે કોમ્પ્લેક્સ છે એ કોમ્પ્લેક્સમાં ગ્રાઉન્ડ પહેલો માળ અને બીજો માળ એની પરમિશન 2010 કે 12માં આપેલી હતી અને બીયુ પણ આપેલું છે અને અત્યારે ત્રીજા માળની પરવાનગી 2019ના વર્ષમાં ત્રીજા માળની પરવાનગી આપી હતી અને 2024માં હમણાં એમને લિફ્ટની રિવાઇઝ પરવાનગી માંગી હતી અને એ લિફ્ટની પરવાનગી વખતે પણ વાંધો આવ્યો હતો,
પરંતુ જીડીસીઆરની જે જોગવાઈ છે એ પ્રમાણે લિફ્ટ માર્જિનની જગ્યામાં પરમિસિબલ હોય એમને દંડ વસૂલ કરી અને લિફ્ટની પરવાનગી આપી હતી. આ જગ્યા જે છે એ અમારા પાર્ટનર વિવેક પટેલ સાહેબની છે. અમે બંને ભાડે આ જગ્યાની શરૂઆત કરેલ છે અને ક્રિષ્નાની અંદર એવા કોઈ પ્રશ્નો છે નહીં. પહેલાં તો મારા ધ્યાનમાં છે ત્યાં સુધી કોઈ એવા પ્રશ્નો છે નહીં અને અમે આને બહુ સંપૂર્ણ રીતે એક જવાબદાર નાગરિક તરીકે અને પાટણની જનતા માટે એક સારી હોસ્પિટલને અમે ચલાવી રહ્યા છીએ અહીંયા. અને જેથી અમદાવાદ એમને જવું ના પડે અને આવા જે એમના આક્ષેપો છે એના વિશેનું મને બહુ વધારે ડિટેલમાં માહિતી નથી, પણ આપ મિત્રો દ્વારા જે માહિતી મળી છે એ દ્વારા જે કહીએ કે આની જે વધારે મારા જે પાર્ટનર્સ મિત્ર છે માનનીય શ્રી કેસી પટેલ સાહેબ અને વિવેક પટેલ સાહેબ તમને વધારે સારો એવો આન્સર આપી શકશે. સાહેબ હું આમાં આ જગ્યામાં પાર્ટનર્સ છું. આ જગ્યાની જે માલિકી છે એ અમારા પાર્ટનર્સની છે અને જ્યારે માલિકી એમની હોય અને અમુક જે પાર્ટ છે એ અમુક વસ્તુ એ સંભાળતા હોય છે તો એનો મને આઈડિયા નથી હોતો કે ભાઈ આમાં એકચ્યુઅલી પણ જેટલું મારા ધ્યાનમાં છે ત્યાં સુધી આ આક્ષેપબાજી જ છે અને કદાચ કહીએ કે ભાઈ સત્ય સાથે બહુ વધારે લેવા દેવા નથી, જે શું મને મારા માહિતીમાં છે ત્યાં સુધી. આમાં કોઈ વિવાદનો પ્રશ્ન નથી, કારણ કે મેં મારા નામજોગ અરજી આલી છે. હું ભારતીય જનતા પાર્ટીનો પાટણ શહેરનો પૂર્વ ભાજપના પ્રમુખ છું, નગરપાલિકામાં 3 ટર્મથી નગરસેવક છું, એટલે મેં આ અરજી કોઈ પૂર્વક રાખીને આપી નથી, પણ પાટણની અને ગુજરાતની જે જનતા અહીંયા આવે છે એના હિત માટેની આ અરજી છે. એટલે વહેલામાં વહેલી તકે રાજકોટવાળી ના થાય એના માટે સરકારે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. અને ખાસ કરીને રાજકોટની જે ઘટના બની એ પછી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ ખૂબ એક્શનમાં છે અને એમને આવા અનેક હોસ્પિટલો અને બિલ્ડિંગોનો સીલ મરાયા છે. તો મારી મુખ્યમંત્રીને પણ વિનંતી છે કે હું સત્ય છું અને સાચો હોય તો હોસ્પિટલ તાત્કાલિક બંધ કરવી જોઈએ, બીયુ પરમિશન વગરની હોય છે. એટલે कोरोना काल में गुजरात के सरकारी अस्पताल में तरह तरह के संसाधनों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन जैसे जैसे कोरोना महामारी पूरी हो गई वैसे वैसे उन संसाधनों का उपयोग भी समाप्त होता चला गया। कुछ ऐसा ही मामला गुजरात के सूरत में सामने आया है, जहां कोरोना के बाद से सिविल हॉस्पिटल कैंपस में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की कीमत की 3 एम्बुलेंस खस्ताहाल स्थिति में खड़ी है और सड़ रही है। कोरोना के वक्त शवों को लाने ले जाने के लिए इन एम्बुलेंस का इस्तेमाल होता था, लेकिन 4 साल से एम्बुलेंस का इस्तेमाल नहीं होने से ये एम्बुलेंस फिजियोथेरापी कॉलेज के पार्किंग में धूल खा रही है और अब तो एम्बुलेंस के ऊपर ही झाड़ियां निकल आई है। लेकिन अस्पताल प्रबंधन को इस मामले में कोई ठोस जानकारी नहीं है। એમ્બ્યુલન્સ છે, અમને મીડિયાના મિત્રો તરફથી જાણવા મળ્યું હતું કે આપના ધ્યાનમાં એમ્બ્યુલન્સો આવેલી છે. હું આપ સૌને આ સાથે જણાવી દેવા માંગુ છું કે એ એમ્બ્યુલન્સો અમને COVID-19ના સમયમાં 108 દ્વારા આપવામાં આવેલી હતી અને એ કોવિડનો સમય આપ સૌને ખબર છે આપણો કપરો સમય હતો એ વખતની આ એમ્બ્યુલન્સ છે. એ એમ્બ્યુલન્સ કોવિડનો સમય પૂરો થયો, હવે એ એમ્બ્યુલન્સને અમારે 108ની ઓથોરિટી સાથે ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે અને અમે એ બંને બાજુ અમે પોઝિટિવ છીએ કે કાં તો અમને એને રિલેટેડ વાપરવાની અમારા થકી વાપરવાની પરવાનગી આપવામાં આવે અને જો એ નથી સરકારશ્રી તરફથી નથી મળતી તો પછી એ એમ્બ્યુલન્સ પાછી લઈ અને એને ઘટતું કરવા માટે અમારી 108ની ઓથોરિટી સાથે વાત ચાલી રહી છે. એ અમારે ચાલી રહી છે લગભગ 2021 પછી 2022થી અમારે એમની સાથે વાર્તાલાપ ચાલી રહ્યો છે અને એ દરમિયાન અમને એના માટે જરૂરી જે આદેશો મળવા જોઈએ એ આદેશોની અમે રાહ જોઈ રહ્યા છે, જે સરકારશ્રી તરફથી મળવા ઘણા આવશ્યક હોય છે. એટલે જેવા અમને કોઈ જે તરફ આદેશ મળશે એ બાજુ અમે ઘટતું કરવા તૈયાર છીએ. गुजरात के वडोदरा जिला के शिनौर में बरसाती पानी के साथ मेडिकल वेस्ट पूरे शिनौर में फैल जाने से हड़कंप मच गया है। करीब 1000 से ज्यादा इंजेक्शन बरसाती पानी के साथ शिनौर के अलग अलग इलाकों में पहुंच गए हैं, जिससे स्थानीय निवासियों में रोष का माहौल देखने मिल रहा है। वहीं घटना की जानकारी पाकर शिनौर का स्वास्थ्य विभाग भी एक्शन में आ गया है और ये इंजेक्शन सार्वजनिक जगहों पर किसने फेंके उसकी जांच शिनौर तालुका हेल्थ ऑफिसर जिग्नेश वसावा समेत की उनकी टीम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शिनौर के अलग अलग इलाकों में फेंके गए इंजेक्शन को एकत्रित कर लिया है। ये मेडिकल वेस्ट जहां फेंका गया वहीं नजदीक में महाकाली मंदिर, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और सार्वजनिक सड़कें भी हैं। ऐसे में मेडिकल वेस्ट का खुले में डिस्पोजल लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा बन सकता है।
सार्वजनिक जगहों पर इस तरह मेडिकल वेस्ट डिस्पोज करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग भी की जा रही है। गुजरात के पाटण जिले के सिद्धपुर जीआईडीसी में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा छापेमारी की गई है। सिद्धपुर जीआईडीसी के प्लॉट नंबर 237 में संदिग्ध घी का जत्था होने की सूचना के आधार पर जीआईडीसी में स्थित डेरीवाला प्रोडक्ट्स नामक फैक्ट्री में ये छापेमारी की गई। पाटण जिला के फूड विभाग ने पूर्व सूचना के आधार पर यह छापा मारा, जिसमें संदिग्ध रूप से रखे गए घी का जत्था सील किया गया है। नकली घी बनाने की इस फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए फूड विभाग और पुलिस ने कानूनी कार्यवाही शुरू की है। ये घी कहां बनाया जा रहा था और कहां बेचा जा रहा था, उसकी जांच भी पुलिस कर रही है। बारिश के साथ ही गुजरात के वडोदरा शहर के शहरी इलाके के साथ साथ ग्रामीण इलाका भी गड्ढों में तब्दील हो गया है। सावली नगरपालिका इलाके में भी सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं, जिसकी मरम्मत नहीं होने से नागरिक परेशान हो रहे हैं। ऐसे में सावली नगरपालिका के विपक्ष नेता हसू पटेल ने अनोखा विरोध प्रदर्शन करते हुए पालिका पर सवाल उठाए हैं। इन सड़कों के लोकार्पण को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में 1 साल पहले ही सड़कें टूट जाने से सावली नगरपालिका का विरोध करने के लिए हसू पटेल ने नगरजनों को एकत्रित कर गांधीगिरी करते हुए प्रशासन को जगाने की कोशिश की। बार बार शिकायत के बावजूद भी पालिका द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में यहां केक काटकर और सभी को केक खिलाकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। पालिका द्वारा सड़क निर्माण में किए भ्रष्टाचार के खिलाफ हसू पटेल ने आवाज उठाई है। आज रोज सावली नगरपालिका विरोध पक्ष तरीके हमें एक केक અને લોલીપોપ કાપી અને અમારા ખાડા પૂરવાનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલો, જેને લઈને નગરપાલિકાના અધિકારીને પદાધિકારીને જાણ થતાં તાત્કાલિક એ લોકોએ જેસીબી પૂરી અમારે જે કાર્યક્રમ 4 વાગ્યાનો હતો એની પહેલાં એ લોકોએ આ કામ સમારકામ રોડ કરવાનું ચાલુ કરી દીધેલું। તે છતાંય અમે આ કાર્યક્રમ કર્યો, કેક કાપી આવતા જતાં લોકોને લોલીપોપ આપી અને આ એક નગરપાલિકાની માત્ર લોલીપોપ જ છે, કારણ કે આ કામ કંઈ ટકાઉ છે નહીં। ફરીથી વરસાદ પડશે અને આ પરિસ્થિતિ થવાની છે, એનો કોઈ નિકાલ થતો નથી અને થવાનો બી નથી, કારણ કે આ લોકોની વિચારસરણીને કામ કરવાની શક્તિ જ નથી। ખાલી નગર સેવા સદનનું નામ એટલે મેવા સદન થઈ ગયું છે એવું આખા જન ચર્ચામાં છે। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आप सभी के लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।